जय हिंद मित्रों, भारत भाग विधाता में आप लोगों का पुनः पुनः स्वागत है। और आज हम बात करते हैं भारत की जेलों में बंद उन लाखों बंदियों और कैदियों के बारे में जिनका कि जीवन दूरों से दूरों है। आज हम बात करते हैं उन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के बारे में जो कि बंदी और कैदी के रूप में भारत की विभिन्न जेलों में बंद हैं, और बात करते हैं भारत की न्यायिक व्यवस्था की उन कमियों पर जिनकी वजह से, जिस कारण से, जिस हेतु भारत के लाखों लोग कारागार में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। विधिक व्यवस्था में प्रश्न उठाने का आशय ये कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि विधिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रहा। जब कमियों का उल्लेख नहीं होगा, कमियां नहीं देखी जाएंगी, तो किसी भी व्यवस्था को या किसी भी व्यवस्था जनित विकारों को कैसे सुधारा जा सकता है, रिफॉर्म का स्टेप कैसे आएगा जब तक कि कमी दिखेगी नहीं। भारत की विधिक व्यवस्था वास्तव में क्या भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश के हिसाब से अनुकूल है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि बात करते हैं तो हमने, आप सब ने दादी और नानी से एक कहानी सुनी होगी, एक दृष्टांत सुना होगा। एक दृष्टांत है, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में दो महिलाएं आती हैं और एक बच्चा होता है, और दोनों महिलाएं अपने उस बच्चे को अपना अपना बताती हैं कि एक महिला कह रही हमारा है, दूसरी भी कह रही कि हमारा है। दरबार लगा हुआ था। सम्राट विक्रमादित्य के समझ में नहीं आ रहा था, पशुपेश में थे कि वास्तव में ये जो बच्चा है, ये जो नौनिहाल है, इस बच्चे की वास्तविक माँ कौन है, दो महिलाओं में से कौन माँ है। इस परिप्रेक्ष्य में जो वास्तव में उस बच्चे की माँ थी वो शांत थी, परंतु ये समझा कैसे जाएगा कि इस बच्चे की वास्तविक माँ कौन है। राजा निर्देश देते हैं कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाएं, आरी से कटवा दिया जाए और दोनों को एक एक भाग दे दिया जाए। तो जो बच्चे की वास्तविक माँ थी, उस महिला ने आकर के आगे हाथ जोड़ करके राजा के सामने उसने निवेदन किया कि इस महिला को, जो ये महिला है, इनको बच्चा दे दिया जाए और इसके टुकड़े मत किए जाएं, इसकी हत्या ना की जाए। राजा को ये निर्णय लेने में देरी न लगी कि वो बच्चा वास्तव में इसी महिला का है। राजा उस महिला से उस निर्देश देते हैं, उस महिला से उस बच्चे को छीना जाता है और जो वास्तविक माँ थी उसके सुपुर्द वो बच्चा कर दिया जाता है। ये थी भारत की नैसर्गिक न्याय व्यवस्था उस समय की। विधिक व्यवस्था में सवाल उठाना, पुनः पुनः बोलें, विधिक व्यवस्था में सवाल उठाने का आशय ये कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि विधिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रहा, परंतु करोड़ों, लाखों करोड़ों मुकदमे जो केस अदालत में लंबित हैं, उनको देखते हुए क्या ये आशय न लगाया जाए कि विधिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ खोट है, विधिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर रिकॉर्ड को देखें, उनके सर्वे देखें, तो आशय ये होता है कि लगभग 4,78,000 बंदी और कैदी भारत की विभिन्न जेलों में बंद हैं। और विडंबना ये कि मानव अधिकारों को लेकर के सजग और उन मानव अधिकारों को लेकर के प्रयत्न करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत की जेलों में बंद प्रत्येक 4 बंदियों में से 3 बंदी विचाराधीन है। कितनी बड़ी विडंबना कि लाखों बंदी विचाराधीन है। और विचाराधीन का मतलब, विचाराधीन का आशय आप सभी समझ रहे होंगे कि विचाराधीन का आशय ये होता है कि कोर्ट में दोष सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और वो बंदी जो है वो जेल में जीवन व्यतीत कर रहा है। लाखों बंदी, आंकड़े ये बताते हैं कि लाखों बंदी ऐसे हैं जिनका कि जीवन 5 वर्ष से अधिक
जो समय है वो जेल में व्यतीत हो गया और अभी भी वो विचाराधीन बंदी हैं। 7 वर्ष से अधिक हो गया जेल में और अभी भी वो विचाराधीन बंदी हैं। अब सवाल ये आता है कि 7 से 8 वर्ष का 10 वर्ष का जीवन वो अपना बहुमूल्य समय जेल में व्यतीत करते हैं, उसके बाद दोष सिद्ध नहीं होता है, तो वो जो समय था वो वापस कौन करेगा? ये न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी या खोट है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट में बताइए। भारत की जेलों में बंद जो कैदी होते हैं उनका जीवन स्तर निम्न दर्जे का क्यों है? क्योंकि भारत की व्यवस्था डोमेस्टिक जो डोमिनियन, जो ब्रिटिश डोमिनियन काल के दौर की जो व्यवस्था थी वही आज भी उसका अंश, यानी कि मानसिक रूप से जो अधिकारी और सिस्टम में बैठे हुए लोग होते हैं वो ब्रिटिश काल के दौर से ही मुक्त नहीं हो पाए। वो उसी ब्रिटिश काल की मानसिकता से अपना काम करते हैं, अर्थात भारत के नौकरशाह, भारत की पूरी व्यवस्था। इसमें सुधार कब होगा? भारत की जेलों में बंद बंदियों की जो दुरूह जीवन है, दुनिया के बहुत सारे जो मानव कल्याणकारी संस्थाएं हैं, जो बहुत सारे NGO हैं, उनके जो आंकड़े हैं, उनके जो सर्वे हैं, ये बताते हैं कि भारत की जेलों में बंद बंदियों की जो जीवन है वो कितना दुरूह और कठिन है। ये मनुष्यता को शर्मसार कर देने वाली बात है। इससे निजात कब मिलेगी? इसमें सुधार यानी कि रिफॉर्म कब होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। भारत की न्याय व्यवस्था, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप लोग समझ रहे होंगे, भारत की न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो एक छोटा सा उदाहरण है। कोर्ट में जज साहब जिस डायस में बैठते हैं उसी कोर्ट में CCTV भी लगे हुए हैं और जज साहब जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 1.5 मीटर की दूरी पर पेशकार बैठते हैं और वो पेशकार और उनका चपरासी आने वाले वादकारियों से 150 से लेकर के 200 से लेकर के 500 रुपये की वसूली करते हैं और किन्हीं जज साहब की आज तक उन पेशकार महोदय पे, उस चपरासी पे नज़र नहीं पड़ी, जो कि भ्रष्टाचार उनके 1-1.5 मीटर की दूरी पे हो रहा है। अर्थात भ्रष्टाचार का अंकुश जहाँ से लगना चाहिए, जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री वस्तुतः वहीं से प्रारंभ होती है। ये सबसे बड़ी विडंबना। भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में एक हम कंटेंट ग्राउंड जीरो पे यानी कि कचहरी परिसर में भी बनाने की का प्रयास करेंगे और बंदियों और उनके जो पैरोकार होते हैं, बंदियों और उनके जो वकील, जो एडवोकेट, जो लीगल एडवाइज़र होते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, इस पर एक बृहद एक कंटेंट बहुत शीघ्र हम बनाने का प्रयास करेंगे, आप लोग देखें। और इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए एक और बात का उल्लेख हम करना चाहेंगे, 2 लाइनें बोलेंगे। आज भारत की अंतरात्मा शर्मसार है, आज भारत की संस्कृति शर्मसार है, आज भारत का जो आम जनमानस है वो शर्म से डूबा हुआ है और भारत के नेता और नौकरशाह उनको शर्म नहीं आती है। क्यों? इसके आगे डॉट डॉट आप समझ सकते हैं। मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में 80 से 85 दिनों में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कौन दोषी है? विधि व्यवस्था के जो कानून का कहा जाता है कि लंबे हाथ होते हैं, वो कानून के लंबे हाथ उन गुनाहगारों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? और कानून का इकबाल इतना कमज़ोर कैसे हो जाता है कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और लगभग 50 की संख्या में लोग उसके पीछे पीछे उस जुलूस में चलते हैं। ये भारत के लोगों के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। भारत की संस्कृति आज शर्मसार है। अनेकता में एकता की विशेषता, बहुलता की जो बात करने वाले लोग हैं और जो विश्व बंधुत्व की, वसुधैव कुटुंबकम की जो अंतरात्मा निहित है भारतीय संस्कृति में, आज ये सारी की सारी चीज़ें शर्मसार हैं। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जो आपसी विद्वेष भावना के अंतर्गत जो बदले की भावना प्रकट होती है, उसको आत्मसंतुष्टि के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए महिलाओं का सहारा लेते हैं? ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये कमेंट में ज़रूर बोलें, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और ऐसे लोगों को सज़ा क्या होनी चाहिए, इस बारे में भी ज़रूर लिखें। इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए अविनाश वाजपेयी। जय हिंद।